गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी क्लास थर्ड के लिए जो बेंथम एवं हुकर का क्लासिफिकेशन है उसकी मेरिट्स एवं डीमेरिट्स के बारे में, यानी उसके गुण व दोष क्या क्या हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेंथम एवं हुकर का क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनी को शो नहीं करता है, यानी कि किसी भी पौधे के जाति वृत्त को, यानी कि उसके जाति वृत्तीय इतिहास को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन फिर भी इस क्लासिफिकेशन की जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी है कि आज की डेट में भी ये क्लासिफिकेशन जो है वो बाकी क्लासिफिकेशन से अधिक मान्य है और अधिक फॉलो किया जाता है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इस क्लासिफिकेशन की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, यानी कि ये पौधों के रूटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल प्लांट है। अगर स्टूडेंट्स इसका अध्ययन अच्छे से कर लें तो वो किसी भी पौधे को उसके फैमिली लेवल तक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस सिस्टम को, यानी कि बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को वाइडली फॉलो किया गया है और वो भी मेनली ब्रिटेन और इंडिया में फॉलो किया गया है। यहाँ पे जितने भी हर्बेरिया हैं वहाँ पर स्पेसिमेन के अरेंजमेंट के लिए इस क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर जो फैमिली लेवल तक पौधों को डिवाइड किया गया है और उनके जो लक्षण बताए गए हैं वो बहुत ही केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद बताए गए हैं, क्योंकि बेंथम एवं हुकर जो हैं उन्होंने स्वयं क्यू बॉटनिकल गार्डन में बहुत लंबे समय तक काम किया था। इसीलिए जो एक्चुअल स्पेसिमेंस हैं जो उन्होंने स्वयं उस हर्बेरियम से इकट्ठे किए थे उसके आधार पर ही उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को कंपाइल किया है। बेंथम एम हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में डी कंडोली, यानी कि डी कंडोली नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाया था, किंतु एक मुख्य अंतर था वो ये था कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एक अलग से इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया था, जबकि डी कंडोले ने ये माना था कि जिम्नोस्पर्म जो है वो भी मोनोकोट के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो गुण है या मेरिट है वो ये है कि सबसे पहला ऑर्डर जो कि बेंथम एवं हुकर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ऑर्डर आता है वो डाइकोटिलिडन को बिलोंग करता है, और ये ऑर्डर जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, यानी कि इसके जो लक्षण अगर हम देखें तो वो पुराने लक्षणों से माने जाते हैं। यानी कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे जो भी फैमिलीज आती हैं उनमें जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही एडवांस कैरेक्टर होते हैं। हालांकि बेंथम एवं हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी डीप स्टडी करी थी कि उन्हें ये अंदाज़ा लगा कि जो रेनियल्स ऑर्डर है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को शो करता है, इसीलिए सबसे पहले उसे ही रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने डाइकोट्स एवं मोनोकोट्स को अलग अलग रखा, और अलग अलग में भी पहले डाइकोट्स को रखा और बाद में मोनोकोट्स को रखा, यानी कि डाइकोट्स जो हैं वो मोनोकोट्स से पुराने या प्रिमिटिव प्लांट हैं, और जो जितने भी मोनोकोट प्लांट हैं वो सभी एडवांस्ड कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। बेंथम एम हुकर ने जो फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया था वो इतना प्रिसाइज था, यानी कि बहुत ही डीप स्टडी के बाद दिया गया था। साथ ही इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो की कैरेक्टर्स उन्होंने बताए थे वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं आज की डेट में भी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने बड़े वंशों को छोटे छोटे कई उपवंशों में विभाजित किया था, जिससे कि उन्हें आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे। इसके अलावा जो बेंथम एवं हुकर हैं उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में नेचुरल एफिनिटीज़, यानी कि प्राकृतिक संबंधों का ध्यान रखा था, क्योंकि उस समय तक इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी, तो जो पौधों के या पुष्प के जो बाह्य लक्षण थे उनके आधार पर ही ये पूरा क्लासिफिकेशन तैयार किया था।
मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर, यानी कि बाह्य लक्षणों के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन तैयार हुआ था। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फैमिलीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे गए। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि 2 या 3 कैरेक्टर को भी एक साथ ध्यान में रख कर उन्होंने पौधों को अलग अलग क्लासीफाई किया। जैसे कि जो डेल्फिनियम होता है उसके अंदर फ्यूज्ड पेटल है तो इसे गैमोपेटली में आना चाहिए था, लेकिन ये जो है कि वो बेंथामियम हुकर ने इसे किस में रखा है, रेननक्यूलेसी में रखा गया है। रेननक्यूलेसी इटसेल्फ जो है कि पॉलीपेटलिका की फैमिली है। इसी तरह से कुछ गैमोपेटलस जेनरा हैं जो कि कुकुरबिटेसी कुल के हैं। गैमोपेटलस जेनरा जो कि कुकुरबिटेसी कुल के हैं, उन्हें भी पॉलीपेटलस के साथ में रखा गया है और पॉलीपेटली जो सब क्लास है, सीरीज़ है, उसमें इसे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो हेट्रोमेरी सीरीज़ है जो कि गैमोपेटली की है, उसे सबसे पहले रखा गया है, यानी प्रारंभ में रखा गया है, और जो बाइकार्पेलेटी सीरीज़ है उसे बाद में रखा गया है, क्योंकि जो बाइकार्पल होना यानी कि ओवरी का बाइकार्पलरी कंडीशन में होना ये एक एडवांस्ड कैरेक्टर है, और हेट्रोमेरी के अंदर जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर ओवरी होती है, वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स की। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो प्री डार्विनियन है, यानी कि डार्विन ने जब जाति की उत्पत्ति से संबंधित अपनी जो थियोरी दी थी तो उससे पहले ही बेंथम एवं हुकर अपना क्लासिफिकेशन दे चुके थे, या लगभग इनका जो क्लासिफिकेशन है वो साथ में ही आया था, लेकिन बेंथम एवं हुकर को डार्विन की थियोरी के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी कि इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने फाइलोजेनी यानी कि जातीय वृत्त का को शामिल नहीं किया था। इसके अलावा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो हैं उन्हें डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच में रखा गया है, जबकि अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म अपने आप में एक अलग ग्रुप है। इन्हें न तो हम डाइकोट में शामिल कर सकते हैं, न मोनोकोट में शामिल कर सकते हैं, और न ही हम इन्हें इनके बीच में रख सकते हैं। ये जिस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसी तरह से जिम्नोस्पर्म प्लांट की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है। मोनोक्लेमाइडी जो इन्होंने सीरीज़ बनाई है उसके अंदर बहुत ही मिले जुले लक्षणों के आधार पर पौधों को रखा गया है, जिससे कि ये लगता है कि ये जो मोनोक्लेमाइडी सीरीज़ है वो बहुत ही अननेचुरल है, और इस ग्रुप का जो क्रिएशन है उसकी वजह से कुछ ऐसे पौधे भी एक दूसरे से अलग हो गए जो कि क्लोजली रिलेटेड थे। यानी कि क्या था, द क्रिएशन ऑफ दिस ग्रुप हैज़ रिजल्टेड इन द सेपरेशन ऑफ मैनी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनके लक्षण समान थे, लेकिन चूँकि उसमें कुछ कैरेक्टर जो थे वो मोनोक्लेमाइडी से मिलते जुलते थे, तो इसीलिए उन्हें अलग करके यहाँ पे रख दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, कैरियोफिलेसी, इलीसी ब्रेसी और चीनोपोडियसी, ये सभी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं, लेकिन इन्हें सेम ऑर्डर में नहीं रखा गया है। अब देखते हैं कि इन्हें कहाँ कहाँ क्या क्या। जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है तख्ते जान, इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था तो वहाँ पर उन्होंने इलिसी ब्रेसी फैमिली को और कैरियोफिलेसी फैमिली को आपस में मर्ज कर दिया था। यानी उन्होंने कहा कि ये दोनों फैमिली जो हैं लक्षणों में इतनी समान है कि ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती, दोनों एक ही फैमिली हैं। जबकि बेंथम एवं हुकर ने क्या किया है, कैरियोफिलेसी जो फैमिली है उसे तो रखा है पॉलीपेटेली में, और
जो इलिसिब्रेसी फैमिली है उसे रखा है मोनोक्लेमाइडी के अंदर, यानी कि उन्होंने दो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी उन्हें एक दूसरे से अलग कर लिया। इसी तरह से अगर हम देखें पॉडोस्टिमेसी, ये भी एक फैमिली है। इसे एक अलग सेपरेट सीरीज मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिसी के अंदर रखा गया है। लेकिन ये जो फैमिली है ये रोजेल्स के ज़्यादा नज़दीक है, और ये चीज़ किसने बताई थी? कॉन्कस ने 1988 में बताई थी। इसी तरह से क्लोरेंथेसी जो फैमिली है उसे बेंथम एवं हुकर ने माइक्रो एम्ब्री सीरीज के अंदर रखा, एंड लॉरिनी प्लेस्ड अंडर, लॉरिनी जो फैमिली है उसे किस में रखा गया है? डेफनेल्स ऑर्डर में रखा गया है। जबकि ये दोनों ही जो फैमिलीज हैं वो ऑर्डर मैग्नोलियल से ज़्यादा समानता रखती हैं, और इसी वजह से इन्हें सब क्लास मैग्नोलिडी में कॉन्क्रस जो क्लासिफिकेशन है, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1988 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने भी इसे मैग्नोलिडी में रखा है। इसी तरह से जो मोनोकॉटिलिडेंस हैं उसमें लिलिएसी और एमाइरिलीडेसी, ये जो दो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे सेम ऑर्डर के अंदर ही रखा है, और जो कॉन्क्वेस्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने तो इन दोनों को ही मर्ज करके एमाइरिलीडेसी और लिलिएसी को मर्ज करके एक ही ऑर्डर में रख दिया था। जबकि बेंथम एवं हुकर ने इन्होंने ऑर्डर ही नहीं बल्कि सीरीज, अलग अलग सीरीज में रख दिया। एमाइरिली डेसी जो थी उसे एपिगैनी सीरीज के अंदर, और लिलिएसी जो थी उसे कोरोनरी सीरीज के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसी तरह से जो यूनिसेक्सुअल्स सीरीज़ है इसके अंदर भी बहुत ही वैरायटी ऑफ फैमिलीज़ को रखा गया है, केवल एक मुख्य लक्षण के आधार पर, और वो लक्षण है यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी फ्लावर्स का होना। कॉन्कस ने इस फैमिली के इस सीरीज़ के जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं उन्हें अलग अलग करके दो डिस्टिंक्ट सब क्लासेस बनाई, जिन्हें नाम दिया हेमी मेलिडी और रोजिडी। जबकि तख्तेजान हैं उन्होंने इस सीरीज़ को अलग अलग करके हेमा मेलिडिडी और डिलेनिडी नाम दिया। बेंथम एवं हुकर को उस वक्त जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो पाई थी, इसके आधार पर वो ये नहीं डिसाइड कर पाए थे कि उन्होंने जो ये सीरीज़ बनाई थी या फैमिली बनाई थी ऑर्डिनेस एनोमेलाई, यानी कि इसके अंदर जो यानी कि ये असंगत जो कुल है उसमें जो फैमिलीज़ हैं वो उन्होंने किस आधार पर रखी थी। जबकि आगे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, सेरेटोफिलेसी जो फैमिली है इस असंगत कुल की, उसे मैग्नोलिडी में शामिल किया, और बाकी की जो अदर तीन जो फैमिली हैं उसे डिलेनिडी में शामिल कर लिया था। इसी तरह से जो बहुत ही लार्ज फैमिलीज़ हैं जैसे कि अट्रिकेसी, यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी एंड सेक्सिफ्रिकेसी, इनका जो असेंबलेज है इन्हें पॉलीफाइलेटिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं तो इनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से नहीं हो सकती, सभी पौधे जो हैं वो अलग अलग पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जो आगे के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न एज के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन सभी फैमिलीज़ को
अलग अलग करके स्प्लिट कर दिया और इनका मोनोफाइलेटिक फैमिलीज बना दिया। यानी कि प्रत्येक फैमिली को अलग अलग कर दिया, जिससे कि ये पता चल सके कि प्रत्येक फैमिली जो है वो अलग अलग पूर्वज से उत्पन्न हुई है। इसी तरह से जो ऑर्किडेसी फैमिली है, ये बहुत ही एडवांस्ड फैमिली है, और लेकिन इसमें इंफीरियर ओवरी है और साथ ही जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। इसके बावजूद बेंथामियम हुकर ने इस फैमिली को कहाँ रखा है? इन द बिगनिंग ऑफ मोनोकॉटिलिडन, यानी कि मोनोकॉट के प्रारंभ में उन्होंने ऑर्किडेसी का वर्णन किया है। जबकि इसके लक्षण जो है वो बहुत ही एडवांस्ड हैं, तो इसका जो वर्णन है वो मोनोकॉटिलिडन्स के एंड में होना चाहिए था। गैमोपेटेली के अंदर जो इन्फीरी सीरीज है उसमें इन्फीरियर ओवरी है, उसे पहले रखा गया है। और बाकी की जो दो सीरीज़ हैं जिनके नाम जिनमें कि सुपीरियर ओवरी है, उसे बाद में रखा गया है। तो जब बाद में अध्ययन हुआ तो पता चला कि जो इन्फीरियर ओवरी वाला कैरेक्टर है वो एडवांस्ड है, जिससे कि इन्फीरी का जो वर्णन है वो बाद में करना चाहिए था, और सुपीरियर ओवरी वाला जो कैरेक्टर है वो प्रिमिटिव है। तो इनका लक्षण इनका जो वर्णन है वो उन्हें पहले करना चाहिए था। बेंथाम हुकर ने अपने सिस्टम में एंजियोस्पर्म को डाइकॉट एंड मोनोकॉट में विभक्त किया था, जबकि जो मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो ये कहते हैं कि जो पैलियो हब फैमिलीज़ हैं और मैग्नोलिडी फैमिली है उसे मोनोकॉट से पहले डिस्क्राइब करना चाहिए था, और साथ ही जो उन्होंने यू डाइकोट नाम दिया, यानी कि मोनोकॉट और यू डाइकोट जो है वो बहुत ही एडवांस्ड कैरेक्टर हैं, जबकि जो डाइकोट वाला कैरेक्टर है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि बेंथम एवं हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके क्या गुण थे और क्या दोष थे।